नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे वर्ब और वर्ब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आप जब कोई भी देखते हैं किसी भी इंग्लिश का पोर्शंस तो उसमें आपको वर्ब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ब के बिना पूरी इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। तो कह लें तो ये कहना बिल्कुल मिथ्या नहीं होगा क्योंकि 50 और 50 यानी कि 50 जो परसेंटेज जो रखता है, वह वर्ब रखता है और 50% अदर रूल रखते हैं। क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है, अर्थहीन है बिल्कुल इंग्लिश। तो इसको हम पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद एडवांस आपको ऑटोमेटिक समझ में आएँगे। तो सबसे आग्रह है जितने भी हमारे जो भी इंग्लिश को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप इसको शुरुआत कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ। ओके? तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे वर्ब और वर्ब में हम देखेंगे और भी जो भी चीज़ें हैं, उसको भी देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमने एक पोर्शन देख लिया था इसका, आज देखेंगे हम लोग इसका दूसरा पोर्शन। ओके? तो देरी न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। हमने देखा था वर्ब और वर्ब में 2 पोर्शन देखा था इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि अकर्मक क्रिया यानी वे क्रियाएँ जिनके साथ ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वह कहलाती है इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि वे क्रियाएँ जिनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। तो हमने उसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, तो हमने देखा था उसमें कि 1 ऑब्जेक्ट आता है या फिर उसके साथ 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। उन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट थे उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक ऑब्जेक्ट देखा था हमने और चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कस भी किया था, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इनके बारे में दिया है कि कुछ वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में एक ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां सेंटेंस हमने लिखा है ही गेव मी अ गिफ्ट। आप देखें तो ये आपका आपका सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये आपकी वर्ब है और इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट आपका मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो क्या है वह क्या है गिव मी और क्या है गिफ्ट है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वह क्या है गिफ्ट है। तो पहला जो हो जाएगा मी और दूसरा जो आपका है वो क्या है गिफ्ट। ओके, एक गिफ्ट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं बिल्कुल एक रूल। तो इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है। तो ये जो आपके होते हैं, जो भी प्रोनाउन से बने हुए होते हैं, जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो थिंग्स होती हैं, वह क्या कहलाती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरीके से इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हिम जो है वह क्या है आपका हिम जो इसमें दिया गया है वह आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि यह पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो इसमें दिया है अ क्वेश्चन, दूसरा है अ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, ये आपका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी उम्मीद करते हैं। देखिए इसमें कुछ रूल दिया गया है, उन रूल को भी देख लेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, कहता है सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं बाद में आते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले आता है। सामान्यतः बता रहा है सामान्यतः कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं पहले आते हैं, वह पहले आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है ये बाद में आता है। ठीक है, या इसके भी कुछ नियम है, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखे जाते हैं। ओके, इस स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए आप उससे पहले टू, ऑफ या फिर फॉर का प्रयोग करते हैं।
यानी जब कोई भी आप इनडायरेक्ट लिखते हैं तो उसके पहले आप किसका प्रयोग कर लेते हैं, टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस हमने लिखा है और इसको भी देखने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और जानेंगे भी इनके बारे में। यहाँ लिखा है ही गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, गिफ्ट टू मी, ही गेव अ गिफ्ट टू मी। ओके सॉरी, तो यहाँ लिखा है ये आपका डायरेक्ट, ये आपका जो हो गया वह क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां देखेंगे ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये गिफ्ट यहां लिखते हैं ए, गिफ्ट जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ टू मी यानी कि मी लिखा है और उससे पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो ये आपके क्या हो गए, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से सेम यहां देखते हैं एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये आपका क्या है, ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू हिम जो लिखा है यहां पर, ये आपका क्या हो गया, टू हिम, ये आपके क्या हो गए, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चीजें समझ में आ रही होंगी। देखेंगे यहाँ पर कहता है यहाँ पर कि जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता हो, आप एक तरीके से समझ लीजिए जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हो वो आपके कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो वह क्या कहलाते हैं, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि जब कोई भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं आप, टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कहता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग। यानी कि ऐसे होता है कभी कभी वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, और वर्ब के साथ जो होता है वह क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कॉम्प्लीमेंट होते क्या है आखिर में। तो कहता है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तथा कॉम्प्लीमेंट भी प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है उसके साथ, कॉम्प्लीमेंट भी प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का क्या कार्य होता है, वह क्या करता है कि उस अर्थ को, सॉरी उस पूरे सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस होता है उसके अर्थ को अर्थपूर्ण बनाता है, उसको क्या करता है, उस सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि सी कॉल्ड मी, अब देखिए ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आप समझ सकते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट आप चीजों को देख सकते हैं। इन द पार्टी, इन द, ऑन द, अपॉन द, विद, फॉर, इस तरीके से आपका आते हैं। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, आई नेम्ड माई सन, यहां देखिए आई नेम्ड माई सन अमित। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया आपका, देखेंगे आई नेम्ड माई सन, यह आपका जो हो गया वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर क्या, अमित जो हो गया वह क्या हो गया, आपके कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एक और चीज इसमें बताता है कि इन वर्ब को फैक्टिटिव वर्ब भी कहते हैं। यानी इस तरीके से जो वर्ब आती हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ आती हैं, ठीक है, जिनमें जिन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है तो उनको बता रहा है कि उनको फैक्टिटिव वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। अब आ गई बारी दूसरी, हमने अब तक पढ़ा था कि मेन वर्ब भी क्या होती है, तो मेन वर्ब के साथ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को डिस्कस किया था। इसका जो दूसरा पार्ट था वह हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब, या फिर क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, यानी कि सहायक क्रियाएं। इसका हिंदी जो होता है वह क्या होता है, सहायक, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। ओके, तो देखते हैं कि कह रहा है कि ये वर्ब, वे वर्ब जो क्या हो, मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को क्या बनाती हैं, अर्थपूर्ण बनाती हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब स्टार्टिंग में हमने पहला पार्ट पढ़ाया था तो वर्ब के बारे में बताया था, और इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि मेन वर्ब जो होती है वह किसी कार्य का होना या करना या होना दर्शाती है, जबकि क्या करती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह वाक्य को क्या करती है, अर्थपूर्ण बनाने में किसके साथ जुड़ करके, मेन वर्ब के साथ जुड़ करके यह क्या करती है, उसको अर्थपूर्ण बनाती है। ओके, जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब।
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसके साथ ये जो प्रयोग किया गया है वह क्या है आपका हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसी को आप बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, इसी तरीके से इसमें देखते हैं गो ही, गो है इसका आईएनजी फॉर्म है, गोइंग, तो ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपकी, यही आपके एचवी है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये देखें कह रहा है कि ये भी दो तरीके की होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी दो तरीके की होती है। पहला जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा जो होता है वह क्या कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब आधुनिक सहायक क्रिया। हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं इसका, प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, क्रियाएं। ओके, और दूसरा जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी, इसे लिख सकते हैं आधुनिक आधुनिक सहायक, सॉरी सॉरी, सहायक क्रियाएं। ओके, इसको हम आइए विस्तार से थोड़ा देखते हैं, इसको जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, आज देखते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी। कहता है वे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ, ये हमेशा किसके साथ जुड़ेंगी, मेन वर्ब के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, बिना मेन वर्ब के इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बनाने के लिए इसका हम हमेशा मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग करते हैं। कहता है कि के साथ प्रयुक्त होकर, मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर टेंस को प्रकट करती हैं। किसको प्रकट करती हैं? टेंस को प्रकट करती हैं। आप सभी जानते हैं टेंस तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और क्या, पास्ट और फ्यूचर। इन्हीं तीनों टेंस को क्या करती है, प्रकट करती है। तो इसमें बता रहा है कि कौन-कौन सी होती हैं, इनके बारे में बताया है हमने, उसमें डिस्कस किया था जब, तो हमने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। कौन-कौन सी 3 तरीके से, उसको भी आइए देख लेते हैं। पहला जो प्रयोग किया जाता है वह होता है बी वर्ब, हमने फिर इसके बारे में डिस्कस किया था डू वर्ब या फिर हैव वर्ब। ठीक है, हमने बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब यानी तीनों तरीके के हम यहाँ पर वर्ब को देखेंगे, इसमें कौन-कौन से आते हैं। तो बी वर्ब में जो आती है वो हेल्पिंग वर्ब, वह होती हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर, इज, एम, आर, वाज एंड वर। ठीक है, तो बी इसमें देखेंगे पहला जो पॉइंट है बी के रूप में क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और भी कह रहे हैं इनका प्रयोग किस में किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है और कहाँ किया जाता है इनका, पैसिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव बनाने के लिए यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए किए जाते हैं। और फिर एक चीज बता रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है राकेश इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इज आपका आ गया, ये क्या है आपकी बी वर्ब है। दे आर रीडिंग बुक, रीडिंग अ बुक, ये भी आपका क्या है, बी वर्ब है। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार से और इसको समझने का भी बिल्कुल प्रयास करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहने का मतलब है कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में थोड़ा क्या करेंगे, देख लेंगे। तो लिखा है कि कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वर्ब जो होती है वो आईएनजी के फॉर्म में होती है और यहाँ हम देखते हैं इनके बारे में, तो जानेंगे पहले इज, एम और आर। इज जो होता है वह किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम का प्रयोग जो किया जाता है वह आई के साथ किया जाता है और माने तो प्लूरल ही वो है। और आर का प्रयोग जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस में, और पैसिव वॉइस भी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बार में बातें करें तो हम देखते हैं was एंड वर। was एंड वर ये जो प्रयोग किए जाते हैं वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो प्रयोग किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी कि ये पास्ट टेंस में आप जब प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तब वाज और वर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है पैसिव वॉइस बनाने में। पैसिव वॉइस बनाने का मतलब ये है कि यही जो होते हैं इज एम आर जो होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इज एम आर, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, तो उसको जब आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो अब वहां पर भी प्रयोग इसका करते हैं। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, जब उसका पैसिव बनाते हैं तब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चाहे तो सेंटेंस यहाँ लिखा है इस तरीके से, राकेश इज प्लेइंग फुटबॉल। इस वर्ब में देखा हमने क्या है, वर्ब, और वर्ब किस फॉर्म में है, आईएनजी के फॉर्म में, और ये राकेश जो है वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन का करता है, तो इसलिए इसके लिए इज का प्रयोग कर लिया गया। दे यहाँ पर लिखा है, दे जो है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, और वर्ब की क्या, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, आई ठीक है। उसी तरीके से पैसिव वॉइस में बताता है कि जब इंडेफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट का, तो आप जब उसको चेंज करते हैं तब वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, इज एम आर का प्रयोग, वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपका सिंगुलर है और इसके साथ इज का प्रयोग कर लिया गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। अगर जो पैसिव वॉइस विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, पिछली वीडियो भी है, आगे भी पढ़ाएंगे हम उसको, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और विस्तार से अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा रखना चाहते हैं तो एक वीडियो पैसिव वॉइस की है, कई वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बेसिक रूल, बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएं, उन सारी चीजों को क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। अब क्या है, ये सभी कैसे सेंटेंस है, तो ये माई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, वाई होगा। सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है हैव वर्ब का प्रयोग, हैव वर्ब का प्रयोग। हमने देखा था प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन ही आती है, आपका बी वर्ब है, दूसरा है आपका क्या है, हैव वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो कहता है इसमें हैज, हैव और हैड, हैव वर्ब में तीन जो होती हैं वह हेल्पिंग वर्ब आती हैं। ठीक है, कहता है इनका प्रयोग जो होता है परफेक्ट टेंस में किया जाता है, किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में किया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि जब कोई भी अ, इसको आप परफेक्ट टेंस बनाते हैं या परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाते हैं, तो उसमें हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया है मेन वर्ब के साथ किया जाता है। आपसे ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का हमेशा प्रयोग किसके साथ किया जाता है, मेन वर्ब के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हमने ही हैज गॉन टू द ऑफिस, हमने लिखा हैज और इसके साथ क्या है, गॉन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव डन इट, दे हैव डन इट। तो यहाँ पर भी क्या है, आपने परफेक्ट टेंस है, दोनों दोनों परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब की परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। बता देते हैं आपको, जान जाए थोड़ा सा, बाकी टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ही। परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि सब्जेक्ट होता है, इसमें से होगा हैज या हैज, हैव या फिर हैड, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। इसका विशेष तौर से आप ध्यान देंगे, जब इस तरीके के फॉर्मेट होते हैं तब वहां पे क्या होगा, वह परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, सेम इसी तरीके से देखिए, यहाँ लिखा है ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। देखिए यहाँ पर एक चीज होती है, परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है उसके साथ हमेशा क्या जुड़ा रहेगा, बीन, और यहाँ पर जो होता है सिंस और फार का प्रयोग होता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम इसमें दिए गए होते हैं। यानी कि परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हैज, हैव, हैड, इनके साथ आप किसका प्रयोग पाते हैं, बी का प्रयोग पाएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, यानी कि निश्चित समय और
अनिश्चित समय, यानी कि निश्चित समय के लिए आप प्रयोग करते हैं सिंस और अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं फॉर। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव एंड हैड। देखिए, इनका जो प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग किया जाता है परफेक्ट में। किसका प्रयोग किसमें किया जाता है? परफेक्ट टेंस में। ओके, तो इनके साथ हम देखते हैं हैज का प्रयोग किनके साथ प्रयोग किया जाएगा। तो पहला कहता है हैज, इनके साथ सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए ही, सी, इट, कोई भी, यहां देख सकते हैं कोई, कोई नाम, किसी इट या फिर कोई नाम। ओके, और फिर क्या दिया है? प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लू सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है आई, वी, यू, दे। एक और चीज में जाए तो जोड़ लें, सिंगुलर, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति या वस्तु। ओके, ये होती है सिंगुलर, तो उनके साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है प्लूरल हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, और यहाँ पर कोई प्लूरल थिंग्स या पर्सन्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, जो दो या दो से अधिक हो। ठीक है, या किस में प्रयोग किए जाएंगे? यह दोनों जो प्रयोग किए जाएंगे, वह प्रयोग किए जाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये जो अकेला है, वह प्रयोग किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें प्रयोग किया जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। ये जो होगा वह सिंगुलर, हैड जो होगा वह सिंगुलर तथा प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ सेंटेंस, बोथ सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, बोथ सब्जेक्ट के साथ ये क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे देखते हैं फिर डू का प्रयोग, यानी कि डू वर्ब का प्रयोग आप देखते हैं। हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब में बी वर्ब, हैव वर्ब, और लास्ट आपका क्या है? डू वर्ब। तो ध्यान देने वाली बात है, डू वर्ब कौन कौन सी है? तो ये है डू, डज एंड डिड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डू वर्ब का और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रयोग किए जाते हैं, यह प्रयोग किए जाएंगे आपके, ये दोनों जो प्रयोग किए जाएंगे, वह प्रयोग किए जाएंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये जो प्रयोग किया जाएगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट आप जान चुके हैं। एक और चीज है, आप इसमें चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये बात कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डू या डज का प्रयोग किस पे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी बात बता रहा है कि इनका जो प्रयोग होगा यह किस टाइप के सेंटेंस के साथ किया जाएगा, तो हमेशा जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो और कैसा हो, इंटरोगेटिव हो, तभी यह प्रयोग किए जाते हैं। एक और चीज हमने बताया यहाँ पर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाएंगे और ये किसके साथ प्रयोग किए जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किए जाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके साथ अगर जो वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जो वर्ब होगी तो मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब लिख सकते हो, मेन वर्ब वह क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, डू डच के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। डू डच का प्रयोग कब किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बिल्कुल नहीं किया जाता है। ओके, और देखते हैं हम इसमें, तो और भी जानेंगे कि डिड का प्रयोग, किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग, तो सेम चीजें हैं। डिड का जो वो प्रयोग किया जाता है वह पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। इसमें किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी हमेशा ये क्या होगा, ये जो प्रयोग किए जाएंगे वह हैगा सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ प्रयोग किए जाएंगे। और ये भी, इनके साथ भी जो मेन वर्ब आएगी, जो क्या आएगी, मेन वर्ब, तो वो भी किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये भी किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि आप यहाँ देखें कि डू डज और डिड तीनों के साथ किसका प्रयोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो वह किया गया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, आगे इसमें एक और चीज है कि ये भी हमेशा कैसे सेंटेंस होंगे, सेंटेंस जो होगा वह नेगेटिव होंगे और कैसे होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे। कैसे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही, जैसे आप लिखते हैं ना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की ये क्लास खत्म हो गई। हम आगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आएंगे। उसमें हम सभी जितने भी वर्क से रिलेटेड जितने भी अ, जो भी रूल्स हैं उन सभी को देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और उसको बिल्कुल बारीकियों से, और भी कुछ चीजें इसमें हैं, एक वर्ब का फॉर्म है, उसको भी हम उसमें इंक्लूड करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया है। आगे भी इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि ये थोड़ा-सा हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बड़ी हो सके। देखिए, ये बेसिक क्लासेस हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें यह बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है। ये जितने भी मैं रूल बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जैसे आप टेट, सीटेट अदरवाइज़ और सबका जो वन डे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो बेसिक से चीज़ें पूछी जाती हैं। अन्य जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उनमें बेसिक से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप पहले बेसिक तैयार करिए, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।